जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान की, जिसका नाम है RAS। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो RAS की जो टॉप लेवल की पोस्ट होती है, जिसका नाम है SDM, सब डिविजनल ऑफिसर, इस ही पोस्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि यार हम SDM बन जाए। ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट का सपना होता है SDM बन जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप SDM बन जाते हैं तो आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, आपके पास कौन कौन सी पावर रहेगी, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, SDM बनने का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ साथ आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा यदि आप SDM बन जाते हो। तो यदि आप SDM बन जाते हो तो कलेक्टर आप कितने टाइम बाद बन पाओगे, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सिटी के साथ। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने उन सभी साथियों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के साथ, उन पड़ोसियों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें जो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि यार क्या RAS की तैयारी कर रहा है, तो RAS बन के कर क्या लेगा। तो उनको तो एक बार ज़रूर भेजें कि यदि मैं RAS बन गया और यदि मैं SDM बन गया तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस वीडियो में आप देख लेना। उनको बता दो, स्पेशली तरीके से भोकाल बना दो और फिर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ, ताकि इसी अटेम्प्ट में, इसी भर्ती में आप SDM बन जाओ। देखो, आपने बहुत सारी बार देखा होगा जब आपके गांव में कोई झगड़ा हुआ है बहुत खतरनाक लेवल का, जिसमें जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो उस स्थिति में SDM साहब आते हैं और उस स्थिति का अच्छे तरीके से, घटना स्थल का अच्छे तरीके से मुआवना करके जाते हैं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, आपने बहुत सारी बार अखबार में भी पढ़ा होगा कि वहां पर SDM पहुंचे, वहां पर SDM साहब पहुंचे, वहां पर SDM साहब पहुंचे। और जब वो आते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते कि चलो वो एक गाड़ी में बैठ कर आ गए, नहीं, पुलिस के बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली एक पुलिस की गाड़ी आती है उनके साथ। इसके अलावा जैसे तहसीलदार आ गया और भी 5-7 लोग आते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक लोगों का समूह साथ आता है उनके साथ। और वो जो पीछे उनके साथ जितने भी लोग आते हैं, वो उनके केवल बात को सुनने का काम करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनके सामने बोल दे। तो ये होती है SDM की पावर। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद जो SDM बनना है ना, वो आपकी बहुत बड़ी ड्रीम जॉब हो जाएगी। और आज यदि आप 5-6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, इतनी गजब की पोस्ट होती है SDM। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि राजा से कम पोस्ट नहीं है। जिस तरीके से राजा के पास पावर होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर SDM के पास पावर होती है। यहाँ पर हम इनका ऑफिस का टूर भी करवाएंगे फोटोज़ के माध्यम से कि कितना आलीशान इनको ऑफिस मिलता है, कितना शानदार इनका क्वार्टर रहता है, कितनी बेहतरीन इनके पास पावर होती है, सब कुछ पता चलेगा। तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो, ये SDM का ऑफिस है, ये SDM साहब बैठे हुए यहाँ पर, बिल्कुल मस्त 5 स्टार वाला आपको फीलिंग आएगी यदि आप इनके ऑफिस में जाओगे। तो देखो, एक तरीके से ड्रीम हाउस हमारा। तो हमने कभी सपने में देखा होगा कि यार मेरा एक ऐसा रूम हो जहाँ पर मैं रहूँ, जहाँ पर मैं बैठूँ, उस लेवल का यहाँ पर इनको ऑफिस मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये भी एक SDM के ऑफिस की ही फ़ोटो है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप देख सकते हो इसको, और रियलिटी में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सीन होता है। ये एक कम एज में बनने वाले SDM है, बहुत ही कम एज में, 21 साल की एज में ये SDM बने हैं PCS का एग्ज़ाम देकर। और इनकी गाड़ी के ऊपर बाकायदा SDM लिखा हुआ है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। इनकी गाड़ी के ऊपर सायरन लगा हुआ होता है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है सायरन, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सायरन लगा हुआ है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं SDM हूँ।
गाड़ी से ही पता चल जाएगा कि एसडीएम साहब आ गए। सामने नेम प्लेट लिखी हुई है न, और इसके अलावा ऊपर सायरन लिखा हुआ है। अब मैं एक बार ये बता दूं कि इनको गाड़ी कौन सी मिलती है। देखो सामान्यतः जो यदि आप पीसीएस का एग्ज़ाम देकर, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देकर यदि एसडीएम बनते हो तो आपको या तो बोलेरो मिलेगी और या फिर कभी कभार कंडीशन में आपको स्कॉर्पियो भी मिल जाती है। बाकी मोस्टली कंडीशन में आपको बोलेरो मिलेगी या फिर स्विफ्ट डिजायर मिलेगी। ठीक है, तो इन दो गाड़ियों में से कोई स्विफ्ट गाड़ी मिल सकती है, तो स्विफ्ट डिजायर मिल सकती है या बोलेरो मिल सकती है। और यदि आपका कैडर बढ़िया है, ठीक ठाक है सारी चीज़ें, तो आपको हो सकता है स्कॉर्पियो भी मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक ड्राइवर मिलेगा जो आपको हमेशा फॉलो करेगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी में कभी भी फ्यूल है जो रेड से नीचे नहीं आएगा। सपोज दैट इस तरीके से है गाड़ी में फ्यूल टैंक का सुई, तो आपकी जो फ्यूल टैंक की सुई हो हमेशा यहाँ पर रहेगी टॉप पर। ठीक है, कभी भी आपका फ्यूल इससे नीचे नहीं रहने वाला। ठीक है ना, और वो आपको नहीं भरवाना पड़ेगा, उसका खर्चा आपको गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट के रुपए से आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, फ्यूल डलेगा, डीजल डलेगा और मस्त तरीके से आप ड्यूटी करोगे। हमेशा जो गाड़ी का फ्यूल टैंक वो फुल रहेगा, बिल्कुल फुल। और ये देख सकते हो ये एसडीएम साहब, इनके पीछे कितने पुलिस वाले हैं, कितने लोग हैं, ये जा रहे हैं। और जब एसडीएम गांव में जाता है तो उनका एक अलग ही रवैया बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे डरने लग जाते हैं कि यार आज कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो गया जो हमारे गांव में एसडीएम आए हैं। लोग दूर खड़े हो जाते हैं कि यार एसडीएम को देखते हैं क्या है, किस तरीके से। हर किसी की पास जाने की वो नहीं रहती, ऐसा रहता है यार एसडीएम साहब है। आप देख सकते हो ये मैंने कुछ पिक्चर्स वो की हैं जिसके दौरान जो एसडीएम साहब हैं वो फील्ड में गए हैं किसी मुआवने के लिए। तो उस स्थिति में देख सकते हो ये इनकी गाड़ी है बोलेरो। यहाँ पर ये इनके पास स्कॉर्पियो भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर एसडीएम के पास या तो बोलेरो रहती है या स्विफ्ट डिजायर रहती है। स्कॉर्पियो कुछ कुछ के पास रहती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो एसडीएम के अलग अलग नाम होते हैं। एसडीएम को फुल फॉर्म यदि मैं बात करूँ तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, एसडीएम को एसडीओ भी कह देते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर भी कह देते हैं। एसडीएम को एससी भी कह देते हैं, सब कलेक्टर भी कह देते हैं। एसडीएम को असिस्टेंट मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं। तो ज़्यादातर स्टेटों में इनको एसडीएम कहा जाता है। कुछ कुछ जगह इनको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं, कुछ कुछ जगह इनको सब कलेक्टर भी कहते हैं, कुछ कुछ जगह इनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी कहते हैं। ठीक है, और यदि आप स्टेट देखो एसडीएम दो तरीके से बन सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम देकर भी एसडीएम बन सकते हो, आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर भी एसडीएम बन सकते हो। यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो और एसडीएम बनना चाहते हो तो आपको टॉप रैंक में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में एसडीएम की जो पोस्ट होती है वो सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो जो हाईएस्ट रैंक वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो एसडीएम बनते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। यदि मैं यूपीएससी की बात करूं, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको जो सबसे पहला कैडर मिलेगा ना वो एसडीएम का मिलेगा। यदि आप आईएएस बन जाते हो प्रॉपर यूपीएससी के थ्रू तो आपकी जो सबसे पहली पोस्टिंग होगी, सबसे पहली जो ज्वाइनिंग होगी वो एज ए एसडीएम के तौर पर होगी। तो यदि मैं यूपीएससी में बात करूं और आईएएस के मामले में बात करूं तो जो एसडीएम की पोस्ट होती है वो सबसे नीचे की पोस्ट होती है। एक आईएएस अधिकारी अपने ट्रेनिंग के दौरान एसडीएम के पद पर रहता है। ट्रेनिंग के दौरान जैसे उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद वो एसडीएम से डायरेक्टली अपने पद पर चला जाता है, कलेक्टर के पद पर चला जाता है। उसका एक अलग से प्रोसीजर रहता है जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि एसडीएम दो तरीके से बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस के एग्जाम से यदि एसडीएम बनना चाहते हैं तो हमें टॉप रैंक में आना पड़ेगा, हाईएस्ट मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और यदि आप यूपीएससी के थ्रू एसडीएम बनना चाहते हो तो भी आपको टॉप रैंक में आना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर लेके आने पड़ेंगे। लेकिन ये जो एसडीएम का पद है ये तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, वैसे खेल खेलने के लिए कि चल अभी तेरे को कुछ करना नहीं आ रहा तो धीरे धीरे खेल खेलना सीख ले, और इस दौरान आपको एक एसडीएम का पद दे दिया जाएगा। अब देखो कलेक्टर और एसडीएम दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, एसडीएम होता है जो डिवीजन लेवल पर होता है या तहसील लेवल के ऊपर होता है। मैं कहूँ जो कलेक्टर होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, पूरे जिले का मालिक होता है, पूरा जिला उसके अंडर होता है, पूरे जिले का प्रशासन उसके अंडर होता है। बिल्कुल सेम टू सेम जो एसडीएम होता है ना
पूरा तहसील उसके अंडर होता है, पूरे तहसील का वो मालिक होता है। ठीक है, पूरे तहसील की जो कानूनी व्यवस्था है, पूरे तहसील की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? एसडीएम का अधिकार होता है। ठीक है, तो एसडीएम है जो डिवीजन या तहसील का हेड होता है, एक तरीके से मालिक होता है, राजा होता है। देखो, कलेक्टर के अंडर होता है एसडीएम। एक जिला है, जिले के अंदर सपोज दैट 10 तहसील है, तो वो जो 10 तहसीलों के जो 10 एसडीएम है वो किसके अंडर है? उस जिले के कलेक्टर के अंडर है। तो ये जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, इसके अंडर एसडीएम होते हैं, और इन एसडीएमओ के अंडर कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं। तो जो कलेक्टर होता है वो एसडीएम से ऊपर होता है। एसडीएमओ को कलेक्टर के हर एक आदेश को फॉलो करना पड़ता है। फिर एसडीएम के हर एक आदेश को कौन फॉलो करता है? तहसीलदार फॉलो करते हैं। तो ये इनका एक सीक्वेंस हो गया पावर के आधार पर। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, आप यदि राजस्थान में एसडीएम बनना चाहते हो तो आपको आरएएस का एग्जाम देना पड़ेगा। आप यदि उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनना चाहते हो तो आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश में एसडीएम बनना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एमपी पीसीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे आपको हरियाणा पीसीएस का देना पड़ेगा, ऐसे बिहार पीसीएस का देना पड़ेगा, ऐसे झारखंड पीसीएस का, ऐसे छत्तीसगढ़ पीसीएस का, ऐसे गुजरात पीसीएस का। मतलब आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना पड़ेगा एसडीएम बनने के लिए। और यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आप बीए कर रखे हो, बीएससी कर रखे हो, बीकॉम कर रखे हो, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्ट्रीम फिक्स नहीं है, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि देखो, एज लिमिट का जो सिस्टम है वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट वेरी करता है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, राजस्थान से हो, तो आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 45 साल है। एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज 50 साल है। और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। देखो, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेटों का सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। हाँ, नंबर ऑफ मार्क्स का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं हम राजस्थान की बात करें, अभी राजस्थान में आरएएस की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो टोटल 200 नंबर का होगा। जीके एंड जीएस का पेपर होगा, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जितनी वैकेंसियां आएंगी उसके 15 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, बाकी सभी के सभी कैंडिडेटों को प्रीलिम्स में फेल कर दिया जाएगा। अब यदि आप 15 गुना कैंडिडेटों में शामिल हो जाते हो, मतलब आप मेंस का एग्जाम देने के लिए शामिल हो रहे हो। मेंस के एग्जाम में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो कि जनरल स्टडीज का 200 नंबर का होगा। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज का 200 नंबर का होगा। थर्ड पेपर जनरल स्टडीज का 200 नंबर का होगा। और फोर्थ पेपर होगा आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, जो भी 200 नंबर का होगा। तो टोटल कुल मिलाकर ये 800 नंबर का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद इसका जब रिजल्ट आएगा तो फिर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब जिन कैंडिडेटों का इंटरव्यू कॉल होता है वो इंटरव्यू देंगे। फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, और जिनका बहुत अच्छा रैंक है, जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। जिनका अच्छा स्कोर नहीं था उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। और जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा वो एक पीसीएस की जॉब पर लग जाएंगे। तो ये इनका एक बहुत प्यारा सा क्या था, सिलेक्शन प्रोसीजर था। अब हम इनके जॉब प्रोफाइल और पावर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत शानदार वाली पावर रहती है इनके पास। देखो, एसडीएम के पास किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी 1973 के सेशन 44 के तहत गिरफ्तार करने की पावर होता है। एसडीएम किसी भी व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आपको वो ये भी नहीं बताएगा कि मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, वो डायरेक्टली आपको गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। एसडीएम के पास मजिस्ट्रेट की भी पावर होती है और जुडिशरी की भी पावर होती है। आपके गांव में यदि आपकी कोई जानकारी में कोई भी कैंडिडेट अरेस्ट हुआ हो तो उनके जो बयान है वो किसके सामने लिए जाते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाते हैं, बंद बयान लिए जाते हैं। और उसमें फिर डिसीजन लेता है मजिस्ट्रेट कि इन बयानों के बेस पर आगे क्या करना है। ठीक है ना, जमानत पर भी छोड़ सकता है एसडीएम चाहे तो, इतनी पावर रहती है उसके पास।
और इसके अलावा जिलों में तैनात एसडीएम जिलाधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। जिलाधिकारी को मतलब कलेक्टर को ये रिपोर्ट देते हैं। ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं। अपना जो डिवीजन है, अपना जो तहसील है, उसमें जितने भी प्रशासनिक काम हो रहे हैं सभी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर होती है। मतलब आपका जो डिवीजन, आपकी जो तहसील है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। ठीक है, आपके डिवीजन के जितने भी तहसीलदार हैं सभी के सभी आपके अंडर काम करेंगे। ठीक है, सब एसडीएम के अधीन काम करेंगे। जितने भी तहसीलदार हैं सभी के सभी आपके अंडर काम करेंगे। अब ध्यान से सुनना, तहसीलदार नायब तहसीलदार के फैसलों की अपील एसडीएम सुनता है। जो तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं इनके जो फैसले उनकी भी जो अपील वो कौन सुनेगा? एसडीएम सुनेगा। अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच को भ्रष्टाचार या गड़बड़ियां करने पर धारा 40 के तहत निष्कासित करने की शक्ति एसडीएम के पास होती है। अब देखो कितना गजब का सीन है भाई। गांव में सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट क्या होती है? सरपंच की होती है। ठीक है, जो सरपंच बनता है ना वो ऐसे समझता है यार मैं तो बहुत ऊंची पोस्ट पर लग गया, क्योंकि जो सरपंच होता है वो एक तरीके से पंचायत का मालिक होता है। ठीक है, लेकिन उस सरपंच को हटाने की पावर किसके पास होती है? एसडीएम के पास होती है। उसको निष्कासित कर सकता है, इतनी खतरनाक पावर होती है एसडीएम के पास। ठीक है, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में एसडीएम निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। जब चुनाव होते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो एसडीएम है वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। इस तरह से नामांकन दाखिला से लेकर निरस्तीकरण, वोटिंग के अलावा चुनाव ड्यूटी लगाने तक की सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? एसडीएम के पास होती है। भूमि डायवर्सन की शक्तियां एसडीएम के पास होती है। जमीन के पुराने खसरे नक्शे में त्रुटि सुधार की शक्ति एसडीएम के पास होती है। भूमि अर्जन की कार्यवाही में मुआवजा वितरण की कार्यवाही एसडीएम करता है। मतलब जमीन से लेकर जितने भी झगड़े हो रहे हैं, कोई आपकी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, ठीक है, आपकी जमीन के जो कागज है उसमें लेकर किसी तरीके कोई दिक्कत है, सारा काम कौन करेगा? एसडीएम करेगा। गाड़ियों का रजिस्टर, राजस्व कार्य, चुनाव आधारित कार्य, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जारी करना, सशस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण जारी करना, एसडीएम तहसील के तहसीलदारों और जिले के एसडीएम के बीच कड़ी का काम करता है। मतलब ये तो सारी पावर होती है। साथ ही साथ जो एसडीएम वो तहसीलदार और कलेक्टर के बीच में क्या काम करता है? एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो आपकी जो तहसील है उसमें जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो काम भी कौन करेगा? एसडीएम करेगा। ठीक है, अब वो रेवेन्यू कलेक्शन कहीं से भी हो सकता है, वो माइनिंग से भी हो सकता है, वो इंडस्ट्री से भी हो सकता है। ठीक है, वो जो अवैध काम चल रहे हैं जैसे शराब का ठेके हो गई, वहां से भी रेवेन्यू कलेक्शन करता है। एसडीएम कैन इम्पैक्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ द सब डिवीजन। ठीक है, आपका जो सब डिवीजन, आपकी जो तहसील है उसके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सारे सारे आपके अंडर रहेंगे एक तरीके से। कोऑर्डिनेट एंड रिव्यू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। आप अपने डिवीजन में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जितने भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं उन सभी के काम का रिव्यू कर सकते हो, और वो कभी भी कर सकते हो। उनको पहले आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं आज आपका काम का रिव्यू करने के लिए आ रहा हूँ, कभी भी इमीडिएटली जा सकते हो। और उन लोगों को आपका काम का रिव्यू, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आपको वो किसी हाल में मना नहीं कर सकते कि आप हमें पूछ कर आते या आपने हमें पहले नहीं बताया, कुछ किसी तरीके से नहीं। आपके सब डिवीजन में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ही देंगे, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ए पार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कैन रिव्यू एग्रीकल्चर, एनिमल हेडिस्ट्री, कॉर्पोरेटिव हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फूड डिपार्टमेंट। अब आपके जो एरिया का फूड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, एनिमल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सभी का आप रिव्यू कर सकते हो। ही कैन इंस्पेक्ट पेट्रोल पंप, राइस मिल, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी नॉन गवर्नमेंट स्कूल है, सभी का ये रिव्यू कर सकता है। पेट्रोल पंप का आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा। एक आईएएस ऑफिसर है, वो एसडीएम के पद पर थे तब वो ऐसे काम करते थे। कभी किसी पेट्रोल पंप का जाकर वहां पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो पेट्रोल पंप, राइस मिल, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, इन सभी का रिव्यू कर सकते हो। हॉस्पिटलों का रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ उनके ऊपर लीगली तरीके से कार्रवाई भी कर सकते हो। आपने रिव्यू किया, आपको खराब लगा, तुरंत आप लीगल एक्शन ले सकते हो उनके ऊपर, इतना पावर रहता है आपके पास।
ऐसा नहीं कि आपको कलेक्टर साहब को फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये हो रहा है, बताओ अब इनके साथ क्या करोगे। नहीं नहीं, आपने देखा, आपको खराब लगा, गलत हो रहा है काम, आप तुरंत ऊपर उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, इतनी पावर होती है। अब आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती हैं, देखो फैसिलिटी में आपको सरकारी मकान मिलेगा, बहुत ही शानदार वाला क्वार्टर मिलेगा, एक तरीके से 5 स्टार वाला मिलेगा, 5 स्टार वाला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पर सुरक्षा गार्ड मिलेंगे, आपको माली मिलेगा, आपको कुक मिलेगा, आपको हाउस हेल्पर मिलेगा जो आपकी मकान की सफाई करेगा, उसकी डस्टिंग करेगा, उसके आपके कपड़े धोएगा, आपके खाना बनाएगा, सारा सब कुछ आपको गवर्नमेंट से प्रोवाइड होगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट वाहन मिलेगा जिसमें या तो डिजायर या बोलेरो, अच्छी किस्मत है तो आपको स्कॉर्पियो भी मिल सकती है विद सायरन के साथ। आपके घर पे टेलीफोन का, आपका टेलीफोन का रिचार्ज, आपके मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज, आपके टीवी का रिचार्ज, आपके न्यूज़पेपर का रिचार्ज, सारा सब कुछ कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। आपके बिजली का बिल गवर्नमेंट देगी। आपकी गाड़ी में चाहे कितना ही पेट्रोल चले, आपको जो गवर्नमेंट गाड़ी दे रही है उसमें चाहे कितना ही पेट्रोल चले, सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। आपको ये भी पता नहीं चलेगा रिटायरमेंट तक कि पेट्रोल की कीमत कितनी थी, पेट्रोल की रेट कितनी थी। आपको कभी ये भी पता नहीं चलेगा कि आज मेरी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल कम है, सारा बिल्कुल ऑलवेज फुल पेट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट के रुपए से रहेगा, ठीक है। यदि किसी ऑफिशियल काम से या ऑफिस के काम से आप बाहर जाते हो तो वहां पर भी आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा पेंशन के रूप में, अमाउंट मिलेगा, और बाद में आपको पेंशन भी मिलेगी यदि आप राजस्थान में एसडीएम बनते हो तो ये सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यदि हम एसडीएम बन जाते हैं तो हम किस पोस्ट से रिटायर लेकर आएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कितना गजब का सीन है। देखो यदि आप एसडीएम बनते हो, यहाँ पर हम जो प्रमोशन की बात करें वो स्टेट पीसीएस के थ्रू यदि आप एसडीएम बनते हैं ना तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो एसडीएम बनोगे, एसडीएम के बाद लगभग 7 से 8 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा। आपको 7-8 साल तक एसडीएम काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये प्रमोशन आपका तब ही होगा इस तरीके से जब आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, किसी तरीके के आपकी जॉब के ऊपर दाग धब्बा नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, किसी तरीके से अपनी पावर का दुरुपयोग करने का आपके ऊपर केस नहीं है, मतलब आपका जो ड्यूटी रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन है ना, तो ही आपका इस तरीके से प्रमोशन होगा, ठीक है। यदि आपका ड्यूटी बहुत बेहतरीन नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, कभी एफआईआर हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो आपका इस तरीके से प्रमोशन नहीं होगा। यदि आप इस तरीके से प्रमोशन करना चाहते हो तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपना गुड रिकॉर्ड बनाकर ड्यूटी करनी होगी। आप एसडीएम बनोगे, लगभग 7-8 साल तक आपको एज ए एसडीएम काम करना पड़ेगा। 7-8 साल बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा एडीएम के रूप में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, ठीक है। फिर लगभग 3 से 4 साल तक आपको एज ए एडीएम काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीडीओ के रूप में, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, ठीक है। फिर लगभग 16-17 साल आपको सीडीओ के रूप में काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप बनोगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। तो यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर कलेक्टर बनना चाहते हो तो आपको सबसे एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 25 साल से कम एज में एसडीएम बन जाओ, मतलब 21 साल से लेकर 25 साल की एज के बीच में यदि आप एसडीएम बन जाओगे तो 100% आप कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर लेके आओगे, पूरा जिला संभालोगे आप, इतनी गजब की पोस्ट के साथ आप रिटायरमेंट लेके आओगे। सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ।